कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज कंडेंसर। तो जब भी कैपेसिटर या कंडेंसर का वर्ड आए मीन्स द सेम थिंग। अब कैपेसिटर क्या होता है? इन सिंपलेस्ट वर्ड, कैपेसिटर क्या है? इट इज अ टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो पैसिव कंपोनेंट है। अब पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? द वेरी बेसिक डिफरेंस इज कि पैसिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होगा जो इट सेल्फ अपने पास से सर्किट के अंदर कोई एनर्जी जो है वो इंजेक्ट नहीं कर सकता। तो जस्ट लाइक ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो मोस्टली हम डिस्कस करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, लाइक इवन ट्रांसफार्मर, इन सारे कंपोनेंट्स को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पैसिव कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से कैपेसिटर भी हमारे पास पैसिव कंपोनेंट है। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, दीज आर ऑल पैसिव कंपोनेंट्स। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज अ टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अनदर की पॉइंट जो है वो क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। अब किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस वजह से स्टोर करता है? बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर की इस डेफिनेशन के अंदर वी हैव 4 पॉइंट्स। कैपेसिटर क्या है? टू टर्मिनल डिवाइस है। और कैसा डिवाइस है? इट इज पैसिव डिवाइस या पैसिव कंपोनेंट। अब करता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। किस चीज में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और किस वजह से? बिकॉज ऑफ चार्ज स्टोरेज। नाउ लेट्स सी हमारे पास कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज स्टोर करेगा। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स मौजूद हैं और इन मेटल प्लेट्स के अक्रॉस मैंने एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर दिया। अब इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने एक प्लेट से लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट से लगाया। कन्वेंशनली क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस सर्किट में मूव करना शुरू करेंगे। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज मूव करके एक जो है वो इस वाली रेड वाली प्लेट पे आ गया। होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से सामने वाली प्लेट के ऊपर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो प्लेट की अंदर वाली साइड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बाहर वाली साइड पे चले जाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी? बैटरी जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि बैटरी का जो है ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है इस वाली ब्लू प्लेट के साथ। बैटरी एक पॉजिटिव चार्ज इस वाली रेड वाली प्लेट को देगी, एक पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरे वाली प्लेट से छीन लेगी। तो अगर यहाँ पे हम इन प्लेट्स का स्टेटस देखें तो इस रेड वाली प्लेट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली ब्लू वाली प्लेट के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो होगा क्या? इस तरह से बैटरी यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को रेड प्लेट के ऊपर भेजती जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से सामने वाली प्लेट पे चार्जेस जो है अपने आप को रीअरेंज करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो है बैटरी यहाँ से छीनती जाएगी। तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो गया, सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। तो इस डिवाइस ने क्या करना शुरू कर दिया? चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर दिया। तो कैपेसिटर जो है वो हमारे पास क्या है? इट इज दैट डिवाइस जो क्या करेगा? चार्जेस को स्टोर करेगा। अब अगर यहाँ पे मैं एमसीक्यू वाइज डिस्कस करूँ तो कैपेसिटर किस वजह से चार्ज स्टोर कर रहा होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और दूसरी चीज, सर्किट के अंदर कब तक चार्ज फ्लो करेगा? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेट्स अज्यूम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमारे पास वी है। तो जब तक ये दोनों पोटेंशियल जो हैं वो बराबर नहीं हो जाते, सर्किट के अंदर नेट पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद रहेगा, तो सर्किट के अंदर चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये दोनों पोटेंशियल्स विद इन नो टाइम, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर दोनों पोटेंशियल जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं और कैपेसिटर जो है वो कंडक्ट मजीद नहीं कर पाता। ये यहाँ पे इस सर्किट में भी हम देख सकते हैं कि लेट्स कंसीडर ये मेरे पास एक बल्ब है और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक कैपेसिटर। तो सर्किट में बैटरी तब तक करंट फ्लो करवाएगी जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तब तक करंट फ्लो करेगा, तब तक बल्ब चलेगा। आफ्टर दैट क्या है? बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। और एक और की पॉइंट यहाँ पे कि अगर हम बात करें नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, अगर यहाँ पे कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज निकालें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये टोटल चार्ज जो है इट इज ऑलवेज
0। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 0। अब कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर कर रहा है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चार्ज स्टोरेज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आता है, वो रिलेशन हमारे पास है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हियर Q इज व्हाट, इट इज द कैपेसिटर, इट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये दोनों प्लेट्स का चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों प्लेट्स का चार्ज हमेशा 0 होता है। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है C, इसको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोला जाता है। और V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये हमारे पास वेरी बेसिक रिलेशन है जो कैपेसिटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। अब इस रिलेशन में चूंकि C हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन से एक दो ग्राफ डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे पास पहला ग्राफ है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज स्टोर्ड। तो चूंकि दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइन होगी विद Q एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह लें। और अगर हम इसके साथ रिलेशन, ग्राफिक रिलेशन डिस्कस करना चाहें बिटवीन C और Q या V में से कोई एक चीज, यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है, ना ही इनकी रेशो प्लॉट की गई है, मतलब ये है कि यहाँ पे या Q प्लॉट कर लो या क्या प्लॉट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट कर लो। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मतलब ये होगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी जब हम चार्ज स्टोर्ड जो है उसकी वैल्यू बढ़ाएं या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू बढ़ाएं। वो कैपेसिटेंस कांस्टेंट क्यों रहती है, बड़ी सिंपल सी वजह है। कैपेसिटेंस को यहां से अगर मैं सेपरेट करूं तो की किसके बराबर आएगा, इट विल बी Q ओवर V। तो अगर हम चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो उतने ही प्रोपोर्शन से V इंक्रीज कर जाएगा, रेशो जो है वो सेम आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगी, दैट विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपेसिटर जो है वो उसका DC और AC बिहेवियर क्या है, उससे रिलेटेड हम दो तीन की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DC बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर। एज वी ऑल नो कि DC के बारे में कैपेसिटर स्टेटमेंट दी जाती है कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर जो है वो DC के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो वो ओपन सर्किट कैसे बिहेव कर रहा होता है, हियर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी लगा देता हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V है। अब चूंकि मुझे पता है DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ऑलवेज 0, और अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालूं तो DC का टाइम पीरियड इन्फिनिटी निकलेगा। इस चीज को यूज करके अगर मैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस निकालना चाहूं, अब ये XC जो है इज इक्वल्स टू 1/2πfc, ये हम चैप्टर 16 में फॉर्मूला पढ़ते भी हैं। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट की जाए तो हमारे पास जो है XC जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है, या आसान अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि कैपेसिटर इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करता है DC के रास्ते में। यही वजह है कि हम स्टेटमेंट क्या देते हैं, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर DC। ओपन सर्किट से मुराद यही होती है ऐसा डिवाइस जो करंट फ्लो ना करने दे। और दूसरी स्टेटमेंट DC के बारे में हम दे सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस DC कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाई जाए तो उसकी एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब ये चार्जिंग का प्रोसेस इतना क्विक होता है कि ये वाली बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो दोनों जो है वो विद इन माइक्रो सेकेंड बराबर हो जाते हैं। जो ही ये दोनों पोटेंशियल्स बराबर हो जाते हैं, सर्किट में से पास होने वाला करंट जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब सर्किट में से करंट फ्लो इनिशियली किया था, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो सर्किट में करंट फ्लो किया था, लेकिन वो करंट फॉर वेरी स्मॉल टाइम फ्लो करता है। दैट इज द रीजन कि हम फिर जनरल स्टेटमेंट क्या देते हैं कि कैपेसिटर जो है वो DC के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है, या इसकी एनालॉगस स्टेटमेंट बनाते हैं कि DC कॉन्टिन्यूअसली जो है वो कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर पाता।
अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपने जो है वो याद रखना है कि अगर हमारे पास डीसी प्योर ना हो, प्योर डीसी से मेरी मुराद ऐसा डीसी जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और जिसकी डायरेक्शन भी सिर्फ एक ही हो, तो ऐसे करंट को हम नाम देते हैं इट इज अ प्योर डीसी। तो अगर तो प्योर डीसी हो तो फिर ये वाली बात जो है वो कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ये ट्रू होती है। लेकिन अगर हम बात करें पल्सेटिंग डीसी की, मतलब इस तरह का डीसी आ जाए, तो याद रखिएगा ये डीसी बहरहाल कैपेसिटर में से फ्लो कर सकता है। लेकिन चूंकि हमारे पास जब डीसी टर्म बोली जाती है तो उससे मुराद ये वाला डीसी होता है यूजुअली, तो हम फिर स्टेटमेंट क्या देते हैं, कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी कैपेसिटर का डीसी एसी बिहेवियर क्या है। तो जब हम एसी सोर्स लगाएंगे कैपेसिटर के क्रॉस तो डेफिनेटली एसी की फ्रीक्वेंसी ना तो जीरो होती है, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है तो टाइम पीरियड भी ऑब्वियसली इन्फिनिटी नहीं होगा बल्कि डिफाइंड होगा। जब यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की कोई नॉन जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स सी की भी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो फिर एसी को जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करवाएगा। अब एसी में होता क्या है, कैपेसिटर बेसिकली एसी के एक साइकिल के अंदर 2 दफा चार्ज होता है। दिस इज द लेट्स से चार्जिंग पीरियड ऑफ कैपेसिटर। तो पहले क्वार्टर में कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर अगले वाले क्वार्टर में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा और लास्ट में फिर क्या है, डिस्चार्ज होगा। चूंकि अल्टरनेटिंग करंट के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी जो है वो डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है, दैट इज द रीजन कैपेसिटर ऑटोमेटिकली चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है और हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एसी कैपेसिटर में से फ्लो कर सकता है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर का एसी और डीसी बिहेवियर। अब देख लेते हैं जी कैपेसिटेंस ऑफ जो कैपेसिटर है उसका जो है वो रिलेशन क्या है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। अब अगर इसको मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं तो वही रिलेशन कैपेसिटेंस किसके बराबर आएगी, Q ओवर V। यूनिट वाइज देखा जाए तो कैपेसिटेंस के यूनिट जो है हमारे पास फैरड होते हैं और 1 फैरड किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। मतलब अगर हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, किसी भी प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डेवलप हो तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, इट इज 1 फैरड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे करती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट पैरामीटर है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। अब हमारी बुक के अंदर जो कैपेसिटर डिस्कस किया गया है वो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो हमारे पास हैं पैरेलल प्लेट्स। तो हम जो कैपेसिटेंस का इसके बाद फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो सिर्फ पैरेलल प्लेट का डिस्कस करेंगे। बहरहाल प्रैक्टिकली हमारे पास स्फेरिकल शेप भी कैपेसिटर होता है, सर्कुलर शेप्ड कैपेसिटर भी होता है। तो हर एक के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स की जो शेप है वो चेंज करने से, ज्योमेट्री चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज होती है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, अभी इसको मैथमेटिकली देखेंगे भी। एंड देन देयर इज इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स। कैपेसिटर के अंदर आमतौर पे हम जो मेटल प्लेट्स यूज करते हैं उनमें से किसी एक प्लेट का जो एरिया है वो हम यूज करेंगे फॉर्मूले के अंदर। वी विल सी अभी फॉर्मूले के अंदर वो रिलेशन कैसे बन रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है। एक और चीज यहाँ पे हम याद रखेंगे एमसीक्यू वाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ना तो मेटल प्लेट्स की थिकनेस पे डिपेंड करती है और ना ही डिपेंड करती है कि वो जो मेटल प्लेट्स हैं उनमें मेटल कौन सी यूज हो रही है। इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगी। अब देख लेते हैं कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। और जब मैथमेटिकल फॉर्मूला हम कैपेसिटेंस का देखेंगे तो हम वैक्यूम वाले केस में भी देख लेंगे और उसके साथ फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम, लेट्स अज्यूम ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मेरे पास C है। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो मैंने डिस्टेंस रखा है लेट्स से दैट इज D,
और इनिशियली मैं अज्यूम कर रहा हूं दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब क्या है, वैक्यूम मौजूद है। तो इस केस के अंदर जब ये बैटरी जो है इस कैपेसिटर को चार्ज अप करेगी, लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, चार्ज अप होके ये नेगेटिव बन गई, तो डेफिनेटली क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर देखा जाए वैक्यूम के केस में, तो हमारे पास इट इज इक्वल्स टू V/D। ये वही फॉर्मूला है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम डिस्कस करते हैं, E इज इक्वल्स टू डेल्टा V/डेल्टा R। वो डेल्टा R की जगह पे D पुट किया हुआ। और फर्दर गॉसीस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो σ/ε0 के बराबर भी होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, वो MCQ वाइज जो है हमें इनमें से कोई दो पैरामीटर्स V की वैल्यू और D की वैल्यू देके हमें कह सकता है बताओ कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिर हम जब फाइनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं कैपेसिटेंस का, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C वैक्यूम इज इक्वल्स टू A/ε0/D। अब यहाँ पे A क्या है, इट इज एरिया, या इसके बारे में हम कहते हैं इट इज इफेक्टिव एरिया ऑफ द ईदर प्लेट। ये दोनों प्लेट्स का टोटल एरिया नहीं है, बल्कि इट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ ईदर प्लेट। अब जब इफेक्टिव एरिया बोला जाता है तो इफेक्टिव एरिया से मुराद आमतौर पे तो दोनों प्लेट्स जो हैं वो साइज में बराबर ही होती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए तो हमारे पास टोटल दोनों में से किसी एक प्लेट का एरिया ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट। लेकिन अगर मेरे पास कैपेसिटर जस्ट फॉर MCQ मुझे कह देता है उसकी दो प्लेट्स ऐसे मौजूद हैं, एक का साइज कम है, एक का साइज क्या है, बड़ा है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस के अंदर इफेक्टिव एरिया जो है वो छोटे वाली प्लेट का काउंट होता है, क्योंकि इस एरिया ने बेसिकली जो चार्ज स्टोर करना है, इसी चार्ज की वजह से सामने वाले रीजन पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मैकेनिज्म फिनोमिना होना है और फर्दर चार्ज ने स्टोर होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कैपेसिटेंस जो है वो कैसे मॉडिफाई होती है। तो वही कैपेसिटर दरमियान में क्या प्लेस कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मीडियम। तो इस केस में क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब मॉडिफाई होके V मीडियम/D बन जाएगा। और फर्दर अगर इसको लिखूं तो ये बन जाएगा σ/ε0 इंटू εr। अब εr क्या है, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये वाला डाटा जब यूज करके कैपेसिटेंस का फाइनल जो है वो एक्सप्रेशन निकाला जाता है, तो कैपेसिटेंस बराबर आती है A/ε0 εr/D। अब ये चीज जो है इट इज द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। तो मेरे पास कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम और इन केस ऑफ वैक्यूम का रिलेशन क्या बना, C मीडियम इज इक्वल्स टू εr इंटू C वैक्यूम। अब चूंकि εr की वैल्यू जो है वो आमतौर पे ग्रेटर देन 1 होती है एक्सेप्ट फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी और एयर के लिए भी हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। अब इन दोनों के अलावा जो भी हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे उसके लिए εr की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारे पास C मीडियम का जो आंसर आया करेगा दैट विल बी ग्रेटर देन C वैक्यूम। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एंड देन देयर इज, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो भी मॉडिफाई होता है। उसका रिलेशन क्या आएगा, दैट विल बी V वैक्यूम डिवाइडेड बाय εr। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है εr फैक्टर से, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स का डिक्रीज करता है εr फैक्टर से, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स तो वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता है बाय अ फैक्टर ऑफ εr। और याद रखिएगा ये हम बात कर रहे हैं फॉर अ चार्ज कैपेसिटर जो कि आइसोलेट कर लिया गया है, इस बैटरी से उसको हमने डिस्कनेक्ट कर लिया चार्ज करने के बाद, ये तब हमारे पास ये सारी चीजें ट्रू होंगी। यहाँ पे भी चार्ज कैपेसिटर है उसको डिस्कनेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। अब हमने देख लिया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, मैथमेटिकली हमने देख लिया, लेकिन उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है कि वाई कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स।
तो उसकी फिजिकल रीजन क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये मेरे पास कैपेसिटर है, एक चार्ज कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E। ये सारे का सारा चार्ज जो है ये अंदर वाली साइड पे कंसंट्रेटेड है। तो इनिशियली क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आई एम एज्यूमिंग के वैक्यूम है। इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब जब मैं इन्हीं दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से स्टूडेंट्स होता क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक या उस इंसुलेटर के अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स में चार्जेस जो हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एटम था उस इंसुलेटर का, तो इसके अंदर क्या होगा, जो नेगेटिव सारे का सारा चार्ज है वो उस एटम की एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फ्रॉम दिस प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एग्जिस्ट कर रहा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फील्ड जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज डाइपोल्स। अब जब ये एटम जो है इसके अंदर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इस वाले के अंदर, तो इसको हम नाम देते हैं इट इज अ डाइपोल। तो चूंकि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट्स और डाइपोल्स, डीपी स्टैंड फॉर डाइपोल, ये दोनों 180 पे हैं, सो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आएगा, प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस वाला माइनस डीपी का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट पहले से डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने से हमारे पास इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम कैपेसिटेंस को देखें तो कैपेसिटेंस हमारे पास है Q ओवर V। अब चूंकि चार्ज स्टोर्ड जो है वो कैपेसिटर पे चेंज अभी हमने नहीं किया, अभी आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर था तो उसका चार्ज तो उतना ही रहा पहले जितना, तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो पहले से डिक्रीज कर गई है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। अब समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्रीज करती हैं, क्या क्या डिक्रीज। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से सिग्मा जो कि चार्ज डेंसिटी है इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। सिग्मा डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो बढ़ जाती है, जबकि इस सारे प्रोसेस के दरमियान में चार्ज जो प्रेजेंट था कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब देख लेते हैं हम कैपेसिटर को कनेक्ट करने के जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमारे पास की पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, कैपेसिटर जो है उनमें कनेक्शन क्या होगा, एक कैपेसिटर का जो टर्मिनल है वो अगले के साथ, अगले का दूसरा टर्मिनल अगले कैपेसिटर के साथ, एंड सो ऑन। मींस टू से सीरीज फैशन ऑफ कैपेसिटर्स में जब कैपेसिटर को सीरीज फैशन में कनेक्ट किया जाएगा तो उस केस में हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो मालूम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। अब ये फॉर्मूला रेजिस्टर्स वाले फॉर्मूले से उल्टा है। रेजिस्टर्स में हम ये वाला फॉर्मूला जो है 1/RE करके यूज करते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन कैपेसिटर में जो फॉर्मूले हैं वो रेजिस्टर से क्या हैं, उलट हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम एक यहाँ पे ट्रिक याद करेंगे KFC। K यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, F फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, और C क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो हम जब इन तीनों के कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग्स के या लेंसेज के या कैपेसिटर्स के, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इन तीनों केस में तो आपस में सेम होगा, लेकिन इन तीनों केसेस का फॉर्मूला रेजिस्टर वाले फॉर्मूलों से उल्टा होगा। सो बैक टू दी स्टोरी, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से आएगी। अब इस फॉर्मूले से हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया करेगी डेफिनेटली वो क्या होगी, इस सर्किट के अंदर, इस सीरीज सर्किट में लगे जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन कैपेसिटर्स में सबसे जो छोटा कैपेसिटर है CE का आंसर
उस स्मॉलेस्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इस सीरीज सर्किट से रिलेटेड है दैट इज चार्ज जो ये वाला कैपेसिटर स्टोर करेगा C1 वाला या C2 वाला या C3 वाला। तो याद रखिएगा सीरीज सर्किट के अंदर चार्ज स्टोर जो है वो सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैपेसिटर्स को मैं सर्किट में कनेक्ट करूंगा किसी बैटरी के क्रॉस, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल मालूम करने के लिए वही फंडामेंटल रिलेशन Q इज इक्वल्स टू CV, उससे अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा, V1 इज इक्वल्स टू Q जो के सेम है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, C1। सिमिलरली V2 का फॉर्मूला, V3 का फॉर्मूला। अब यहां से मेरे पास जो है वो रिलेशन क्या आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और C के दरमियान, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब यह हुआ कि सीरीज सर्किट के अंदर जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे स्मॉल होगी उसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सबसे लार्जर आएगा। और अगर ये सारे के सारे C1, C2 और C3 आपस में बराबर हो जाएं तो ऑटोमेटिकली V1, V2 और V3 भी बराबर हो जाएंगे, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सीरीज सर्किट के बारे में है दैट इज द V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 जो है वो इस कैपेसिटर C1 जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड सिमिलरली V2 एंड V3। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सीरीज सर्किट के बारे में। दिस इज जस्ट अ पॉइंट, इन सीरीज सर्किट द कैपेसिटर with smaller capacitance decides the limit up to which the capacitors will get charge from the source। इसका मतलब ये है कि जब हम इन कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कब तक ये कैपेसिटर्स या इस सर्किट में से चार्ज जो है वो मूव करेगा या चार्ज स्टोरेज होगी। याद रखिएगा जब सबसे छोटे वाला कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर अपना चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर लेगा, आफ्टर दैट जो है वो वाला, लेट्स से ये कैपेसिटर सबसे छोटा था C1 वाला, जब इसने चार्ज अपना फुल कर लिया, इसका चार्ज जो है वो स्टोर्ड कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद ये मजीद चार्ज को सर्किट में फ्लो नहीं करने देगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो इसी फॉर्मूले, यही जनरल जो फॉर्मूला है इसी को सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमारे पास है फॉर n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, अगर सारे कैपेसिटर्स जो हैं उनकी कैपेसिटेंस बराबर हो, उनको लेट्स से एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो C है, तो जब ऐसे कैपेसिटर्स n कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास ये है, CE इज इक्वल्स टू C/N। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता जाएगा, सारी की सारी चीजें जो हैं वो सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट पहले से रिवर्स होती जाएंगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सारे कैपेसिटर्स के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो क्या हैं, कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो इस फैशन को नाम दिया जाएगा दैट विल बी पैरेलल फैशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इस वाले केस में प्रॉपर्टीज क्या आएंगी हमारे पास कि CE अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना हो तो वो सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसीज आएगी। अब जब CE का आंसर सारों को ऐड करके आना है तो ऑटोमेटिकली CE की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ऑल द कैपेसिटेंस, और सर्किट में लगे बड़े से बड़े कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी CE का आंसर बड़ा आएगा। नेक्स्ट पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस सेम होता है। प्रीवियसली सीरीज सर्किट में चार्ज सेम था, पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और अगर पैरेलल में हम चार्ज स्टोर्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स डिस्कस करें तो हमारे पास वही Q इज इक्वल्स टू CV से रिलेशन, ये हमारे पास सारे रिलेशंस बन जाएंगे। अगर C1, C2 और C3 की वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, चार्जेस जो स्टोर होंगे उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी। वो कैपेसिटर ज्यादा जो है वो चार्ज स्टोर करेगा जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब टोटल चार्ज जो बैटरी से सारे कॉम्बिनेशन को मिलना है, अगर वो मालूम करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जबकि ये सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह से जैसे हमने सीरीज में एक पॉइंट डिस्कस किया था, पैरेलल कैपेसिटर्स में, सीरीज कैपेसिटर्स में सबसे छोटा कैपेसिटर डिसाइड करता है कि सर्किट में कब तक चार्जेस फ्लो करने हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सबसे जो बड़ा कैपेसिटर होगा वो डिसाइड करेगा कि कब तक सर्किट के अंदर चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे या कब तक चार्जेस जो हैं वो बैटरी से निकल के सर्किट में कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज स्टोर करते रहेंगे। तो दिस इज जस्ट अपोजिट पॉइंट जो प्रीवियस हमने सीरीज में डिस्कस किया था। एंड देन हमारे पास है
अगर n कैपेसिटर सारों की जिनकी कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर हो, उनको जब हम पैरेलल फैशन में लगाएंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला CE इज इक्वल्स टू n टाइम्स C। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को पैरेलल लगा लें पहले और फिर हम उनको कनेक्ट करें सीरीज में, पहले सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल लगा लें फिर सीरीज में, तो हमारे पास जो रेशो आएगी C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट सीरीज, उसको फाइनल सिंप्लीफाई करके n स्क्वायर के बराबर आंसर आएगा। n क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स हों, पहले उनको मैं पैरेलल लगाऊं फिर उनको मैं सीरीज में लगाऊं, दोनों केसेस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की रेशो मेरे पास किसके बराबर आएगी? इट विल बी 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली 4। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है वोल्टेज डिवीजन फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टर्स वाले जो है वो वोल्टेज डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि अगर मेरे पास ये दो कैपेसिटर्स हैं जिनके वोल्टेज V1 V2 और कैपेसिटेंस C1 C2 हैं, इनके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी जिसका टोटल वोल्टेज जो है वो V है। तो अगर मैं मालूम करना चाहूँ V1 दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C1 है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला मेरे पास आएगा V1 इज इक्वल्स टू C2 दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अदर कैपेसिटर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और ये मल्टीप्लाइड बाय इसको किससे करेंगे? टोटल वोल्टेज के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस हो। सेकेंडली अगर हम बात करें कैपेसिटर 2 के वोल्टेज की, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे V2 मालूम करना है तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? C1 आ जाएगी। फॉर्मूले दोनों के दोनों जो हैं वो मिलते जुलते हैं, सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है? न्यूमिनेटर के अंदर फर्क आ रहा है। अगर कैपेसिटर जो है जिसकी वोल्टेज मालूम करनी है वो सेकंड वाला है तो कैपेसिटेंस न्यूमिनेटर में C1 आ जाएगी, और अगर वो कैपेसिटर फर्स्ट वाला है तो कैपेसिटेंस C2 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मेरे पास दो कैपेसिटर्स को अलग अलग चार्ज किया जाए, एक कैपेसिटर C1 है मिसाल के तौर पे, उसको मैंने किसी बैटरी से चार्ज किया V1 वोल्टेज तक, एक कैपेसिटर C2 है उसको मैंने चार्ज किया V2 वोल्टेज तक। अब अगर इनको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दूं इस तरह से कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट पे मिल जाएं, एक पॉइंट पे मिल जाएं, दोनों की नेगेटिव प्लेट्स दूसरे पॉइंट्स पे मिल जाएं, तो चूंकि पैरेलल सर्किट में प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज जो फाइनल होता है वो सेम आता है हर कंपोनेंट के अक्रॉस, तो जब ये दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज आएगा स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला आएगा नेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू Q1 जो कैपेसिटर 1 पे चार्ज था, Q2 प्लस Q2 कैपेसिटर 2 का चार्ज डिवाइडेड बाय CE। अब CE पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों को जमा करके आ जाएगी। Q1 की जगह हमने लिख लिया C1 V1 एंड सिमिलरली Q2 की जगह C2 V2। तो अगर हमें न्यूमेरिकल टाइप कोई MCQ आ जाए जिसके अंदर दो अलग अलग कैपेसिटर्स को चार्ज, उनकी कैपेसिटेंस दे दे, उनका वोल्टेज दे दे, तो हमें नेट वोल्टेज मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स, वही वाला प्रीवियस वाला केस, दो कैपेसिटर्स को अलग अलग चार्ज कर दिया मैंने, अलग अलग चार्ज करने के बाद उनको अब मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूं कि एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होती है, तो अब भी फाइनल वोल्टेज मालूम करने का फॉर्मूला पहले जैसा ही होगा, सिर्फ एक फर्क आएगा कि अब दरमियान में चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। बड़े चार्ज में से हम क्या करेंगे? Q1 मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू Q2, तो बड़े चार्ज में से छोटा चार्ज जो है वो माइनस कर देंगे, हमारे पास बाकी सारा कुछ सिमिलर है। CE बटे में उसी तरह से C1 प्लस C2 आएगा, तो नेट वोल्टेज मालूम करने का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पहले वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड के जो पॉसिबल फॉर्मूलाई हैं, और उसके बाद जो है वो दो चार की पॉइंट्स देख के मूव करेंगे हम MCQs की तरफ। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जनरल जो है हमारे पास दैट इज हाफ CV²। इस फॉर्मूले के अंदर हम अगर Q इज इक्वल्स टू CV वाले फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूशंस करें तो हमारे पास ये रिलेशन भी एनर्जी स्टोर का बनता है, हमारे पास एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ये भी बन जाता है। याद रखिएगा जब हम एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो ये एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में हो रही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कैपेसिटर की हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर, और वेरी पॉपुलर MCQ एज वेल, कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, हमारे पास एक कैपेसिटर है
जिसको हमने चार्ज कर लिया। अब उसकी प्लेट्स के दरमियान क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। ये कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया हुआ था, अब इसकी प्लेट्स के दरमियान मैं क्या करता हूं, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर की प्लेट्स पे वो क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है। और कितने फैक्टर से डिक्रीज करती है, दैट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक के चूंकि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कैपेसिटेंस सी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, तो एनर्जी स्टोर तो बढ़नी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से सिर्फ सी की वैल्यू नहीं बढ़ती, एट द वेरी सेम टाइम हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करेगा, मतलब एनर्जी जो है वो डिक्रीज ही करेगी। देन एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। एंड फाइनली अगर हम एनर्जी डेंसिटी जो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसका रिलेशन देखना चाहें, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। अब दोनों रिलेशन ये कह रहे हैं कि चाहे एनर्जी स्टोर्ड हो चाहे एनर्जी डेंसिटी हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के स्क्वायर के। मतलब अगर एमसीक्यू वाइज आपसे पूछा जाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ डबल कर दी जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी, तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर टाइम्स चेंज होगी, मतलब 4 गुना चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर वोल्टेज सोर्स सेम रखा जाए तो हमारे पास एनर्जी स्टोर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो है वो इंक्रीज करती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू नेट जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसीज हैं उनसे स्मॉलर होती है। तो दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो याद रखिएगा सेम कैपेसिटर्स अगर हम पहले पैरेलल में लगा लें तो उनमें एनर्जी स्टोर जो है वो ज़्यादा होगी, जबकि अगर हम उनको सीरीज में लगाएं तो एनर्जी स्टोर उनमें क्या आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि एनर्जी स्टोर जो है वो सीई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि हम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो दोनों केसेस में सेम रखें, कांस्टेंट रखें। तो ये हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट रिलेशंस आ गए। अब हम चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज वेरी सिंपल, फॉर अ कैपेसिटर द रिलेशन C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। नाउ इफ वी हाफ द वोल्टेज देन कैपेसिटेंस विल बिकम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले में कम करें तो उतने प्रोपोर्शन से चार्ज भी कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करें उतने ही प्रोपोर्शन से Q की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वोल्टेज या चार्ज चेंज करने से जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा कैपेसिटेंस रिमेन सेम। नेक्स्ट हमारे पास है, यू हैव 20 कैपेसिटर्स अवेलेबल विद यू, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 फैरेड। हमारे पास 20 कैपेसिटर्स हैं, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, इट इज 15 फैरेड। मीन सारे के सारे इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं। अब क्वेश्चन है, यू नीड अ कैपेसिटर ऑफ 1 फैरेड। हमें जो कैपेसिटर रिक्वायर है दैट इज ऑफ वैल्यू 1 फैरेड। ये मेरे पास क्या है, CE है, और ये मेरे पास क्या गिवन है, C की वैल्यू है। कहता है यू कैन अचीव दिस बाय कनेक्टिंग। अगर मैं 1 फैरेड अचीव करना चाह रहा हूं कैपेसिटेंस, तो मेरे पास व्हाट विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। अब एज वी नो के हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में CE की वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर से ज्यादा आती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में CE की वैल्यू कम आती है। 15 फैरेड वाले कैपेसिटर्स को यूज करके 1 फैरेड कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट अचीव करनी है, तो डेफिनेटली मैं फैशन जो यूज करूंगा दैट विल बी सीरीज फैशन। अब उस सीरीज फैशन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या था जब सारे कैपेसिटर्स बराबर थे, दैट वाज C ओवर N। CE की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दैट इज 1, और हमारे पास C की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 15। तो यहाँ से जब हम N की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 15। तो इसका मतलब है अगर हम 15 कैपेसिटर सीरीज में लगा दें तो आंसर जो है उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इट विल बी 1 फैरेड। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वी कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स
C1, C2, C3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन सच दैट के C1 ग्रेटर है C2 से और C2 ग्रेटर है C3 से। मतलब क्या है, C3 की वैल्यू सबसे स्मॉल है। तो कहता है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, अब हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस सर्किट में लगे सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो दिस इज वेरी सिंपल एमसीक्यू, इसका आंसर हमारे पास अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। दो कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैरड है, सेकंड की कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरड है। उनको पैरेलल में लगा के उनके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज 100 वोल्ट। तो क्वेश्चन इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल बी। तो टोटल चार्ज अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो Q बराबर आएगा टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस CE चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में क्या होंगी, ये वाली कैपेसिटेंस और ये वाली कैपेसिटेंस हमारे पास ऐड हो जाएंगी। दोनों को ऐड करके V की वैल्यू 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 300 माइक्रोफैरड।